इस वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। रियल नंबर, पहले तो इस टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। रियल नंबर मीन्स क्या होते हैं? रियल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। which numbers can be represented on the number line, on the number line is called रियल नंबर। तो रियल नंबर नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के बारे में देखते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसके बीच के अंदर ओरिजिन पॉइंट होता है, यहां से नंबर लाइन स्टार्ट होती है। जीरो, जैसे इसके राइट हैंड साइड पे बढ़ते जाते हैं, इसकी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। तो जीरो के बाद में आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे ही जीरो के अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो -3, -4, इस तरह से जितने भी आगे अपन आके बढ़ते जाएंगे तो इनकी वैल्यूज छोटी होती जाती है। तो इन नंबर लाइंस के ऊपर जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के बाद में हमको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर्स है मतलब इसके अंदर नंबर्स आएंगे। अब नंबर्स किस किस टाइप्स के होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। नंबर के अंदर फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम ये भी बोल सकता हूं कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मैं एक बोल सकता हूं इसकी डेफिनेशन के अंदर कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो काउंटिंग नंबर्स, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं n से। नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय n, और ये स्टार्ट होगा 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, इट गोज टू इनफाइनाइट। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है वो अपना नेचुरल नंबर होता है। सेकेंड, होल नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर सेकंड टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स सिंपल सी इसकी भी डेफिनेशन है। होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स। बस इसके अंदर जीरो आता है, काउंटिंग नंबर के साथ में जब जीरो आता है तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय W। तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज अ कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। जीरो एंड नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं W से, और इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4 डैश और इनफाइनाइट तक। बस सिंपल सा इतना है कि होल, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स के अंदर होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर थर्ड टाइप है इंटीजर्स। कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नंबर नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स जो होगा वो कलेक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स
सॉरी इंटीजर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, जेड से। तो इसके अंदर एग्जाम्पल में हम फर्स्ट लेंगे जीरो, जीरो के बाद में 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। ऐसे ही 1 के जस्ट अपोजिट जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे -1 -2 -3 -4। जीरो होल नंबर है, जीरो के बाद में 1 2 3 नेचुरल नंबर है। तो मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर ये भी लिख सकता हूं कि इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इट इनवर्स, एंड इट्स इनवर्स। इनवर्स मींस 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, 3 का इनवर्स -3, 4 का इनवर्स -4। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं इट इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इट्स इनवर्स, इट इनवर्स। ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। पार्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, या ओनली न्यूमरेटर भी होता है, तो उसको अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। और जो नीचे q होगा डिनोमिनेटर में वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कोई भी और डिजिट हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर नीचे जीरो है तो इसका मतलब हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड उसको बोलेंगे, उसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, every whole number is also rational number and every integer is rational number। तो इन जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सबको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं और इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। रैशनल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, 2/5, 3/7, 5 भी हम बोल सकते हैं क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर क्योंकि इसके नीचे मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं। बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो उसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ये इसके एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर के। टाइप ऑफ नंबर्स में फिफ्थ नंबर पे हमने लिया है रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। या सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये भी बोल सकता हूं कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पाई इज अ इरेशनल नंबर। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पाई इज व्हाट, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई से रिलेटेड जितने भी होगा, पाई हुआ, अंडर रूट पाई हुआ, ये सारे के सारे अपने इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते जिनको, जैसे √2 ये इरेशनल नंबर है, √3 ये भी इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। अभी जैसे √4 है, √4 जो होगा अगर √4 का अपन स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं तो 2 आता है, तो वो रैशनल नंबर में होगा। तो मैं √4 को इधर लिख सकता हूं, तो √4 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही √6, √7, √11 ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल खुद की टेबल से डिवाइड जाते हैं, यानी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर केवल खुद की टेबल से डिवाइड जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर उसके बाद में 3 भी केवल खुद की टेबल में ही आता है। 5 भी खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता 1 के अलावा। 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। तो 1 से लेके 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 100 प्राइम नंबर्स।
25। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 25 के अंदर। 7 टाइप है कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो केवल खुद से भी डिवाइड होते हैं और दूसरों की टेबल से भी डिवाइडेड होते हैं। तो इसकी अगर अपन शॉर्ट में डेफिनेशन लिखते हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर्स, जो खुद की टेबल में भी आएगा और दूसरों की टेबल में भी आएगा वो प्राइम नंबर होगा। इसका एग्जांपल होगा 4। स्मॉलेस्ट वन डिजिट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 6, क्योंकि 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, 8 9 9 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 10, ये सारे कंपोजिट नंबर्स है। तो 1 से लेके 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होता है। 1 to 100 composite numbers are 74, यानी 1 से लेके 100 तक 74 कंपोजिट नंबर है। अभी हमने यहां देखा कि प्राइम नंबर तो 24 होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर 75 प्राइम नंबर 25 होता है एंड कंपोजिट नंबर 74 होता है। अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो 99 होता है। तो जो 1 होता है स्टार्टिंग में 1, वो न्यूट्रल है, वो उसको ना तो हमने प्राइम नंबर में लिया ना कंपोजिट नंबर में लिया, तो 1 इज न्यूट्रल। 1 को 1 से लेके 100 तक काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज इंपॉर्टेंट है, को प्राइम। अभी प्राइम नंबर तो हमने पढ़ा, लेकिन यहां पे को प्राइम पढ़ रहे हैं हम, जो कि 1.2 एक्सरसाइज के अंदर काम में आएगा। को प्राइम का मतलब ऐसा पेयर ऑफ नंबर उसके अंदर दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो को प्राइम नंबर हमेशा एक पेयर के अंदर काम करते हैं, मतलब 2 नंबर्स होंगे और उसके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल से पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। को प्राइम नंबर मीन्स अ पेयर ऑफ नंबर whose has no common factor, मतलब उसके अंदर 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1 लिख देता हूं, एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा एक पेयर होगा जिसके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है को प्राइम। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4 and 9, 4 and 9 को प्राइम है या नहीं है इसको चेक करते हैं। तो पहले 4 and 9 के फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर अगर मैं लिखता हूं तो आपको पता है फैक्टर किस तरह से लिखते हैं। 4 लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, तो फैक्टर होगा 2 into 2। ऐसे ही 9 के अगर अपन फैक्टर ड्रॉ करते हैं तो 3 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया, 3 से 1 टाइम्स करा, 3 into 3। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? 1 तो देखो सब में आता है, इसमें आप आगे 1 लिख सकते हो, इसमें भी 1 लिख सकते हो। 1 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ 4 and 9 आर को प्राइम नंबर। मतलब पेयर में होना चाहिए, पेयर में है, उसके बाद इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जितने भी कंटिन्यूअस नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 आता है। तो एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर ऑलवेज 1। मैं यहां पे लिख देता हूं एचसीएफ ऑफ को प्राइम इज 1। जितने भी कंटिन्यूअस नंबर होंगे उन सबको हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे और उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। को प्राइम नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स हमने पढ़े ये सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट है। अभी अपन ने मेन नंबर्स पढ़े। नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर है, तो नंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जितना अपना काम का था हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर। ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे किसका पार्ट होते हैं? रियल नंबर का। तो रियल नंबर के अंदर मैं ये भी बोल सकता हूं रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्लियर है टॉपिक। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले तो इसका मीनिंग, पहले तो थ्योरम देखते हैं क्या है।
every composite number can be expressed as a product of the primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. थ्योरम का मीन्स है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, अब कंपोजिट नंबर्स मीन्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड होते हैं और दूसरों से भी डिवाइड होते हैं. तो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड अदर, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड अदर्स, ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी आते हैं. तो कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आया? एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर वो फैक्टराइजेशन आता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. इसका मतलब ये है कि जो भी उसका प्राइम फैक्टर आएगा वो यूनिक होगा. यूनिक का मतलब जो भी आपने उसका प्राइम फैक्टर किया है उससे ज्यादा उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं और उसका ऑर्डर कहीं आगे या पीछे हो सकता है. तो इस थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं. एक नंबर लेता हूं मैं 156. 156 मैंने एक नंबर लिया. अब थ्योरम ये कहती है कि पहले इसका प्राइम फैक्टर करो. तो इसका प्राइम फैक्टर ड्रॉ करता हूं. 156 का प्राइम फैक्टर ड्रॉ करता हूं. 156 2 से डिवाइड जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है, जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होता है. 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे 7, 14 और 8 जा 78 आया. फिर अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है. 3 एंड 9. अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगा 13 से 3 से कर दो. 3 से डिवाइड करूंगा 1, 3, फिर 13 से डिवाइड जाएगा और ये आया 1. यानी 156 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर इसका बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. मतलब थ्योरम में कहती है कि पहले आप जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर करो. प्राइम फैक्टर कर लिया. प्राइम फैक्टर जो आएगा वो यूनिक होगा. यूनिक मतलब इससे ज्यादा अपन इसको ब्रेक नहीं कर सकते. और ये जो आएगा ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे और इसका सीक्वेंस आगे या पीछे हो सकता है. मतलब कोई जरूरी नहीं है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. पहले आपने 13 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया. दोनों एक ही बात है. तो इस थ्योरम का मीन्स उसके केवल इतना सा है कि किसी भी नंबर का अगर अपन प्राइम फैक्टर करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर का रिजल्ट आता है वो हमेशा प्राइम नंबर्स में आएगा और यूनिक होगा. यूनिक का मतलब ये इससे ज्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकते और उसका आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हो. तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो 1.1 थ्योरम के अंदर इतना ही था. किसी भी नंबर का फैक्टर करो. फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर आता है वो प्राइम आता है. प्राइम आने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो यूनिक होगा. इससे ज्यादा इसको और ब्रेक नहीं कर सकते 156 को और इसके सीक्वेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं. एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं. कंसिडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं. क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आया क्या है. सबसे पहले इसने एक नंबर दे रखा है 4 की पावर n. इसने एक नंबर दिया 4 की पावर n और इसने ये भी बोला जो n है वो एक नेचुरल नंबर है. Where n is natural number. अब क्वेश्चन में कहा चेक करके बताओ क्या अगर मैं n की कुछ वैल्यू रख दूं. जैसे n की नेचुरल नंबर मैं जानता हूं. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक. क्या कोई एक ऐसी n की वैल्यू है क्या जिसको अपन इसके अंदर रखें और लास्ट डिजिट 0 आ जाए? ठीक है, तो इसको ऐसे और समझते हैं. अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 4 की पावर 1 मीन्स क्या होगा? 4 होगा. अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 जो कि 16 होगा. अगर मैं 4 की पावर 3 रखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि 64 होगा. अगर मैं 4 की वैल्यू 4 रखता हूं तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि होगा 256 क्योंकि 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256. तो क्या कोई एक ऐसी n की वैल्यू है क्या जिसको रखने पे लास्ट डिजिट 0 आए? तो लास्ट डिजिट 0 आए क्या? अभी तक मैंने केवल 4 तक ही वैल्यू रखी है. तो इसमें कहीं भी लास्ट डिजिट 0 आ रहा है? नहीं आ रहा. तो हो सकता है 5 रखने पे आ जाए, हो सकता है 6 रखने पे आ जाए, हो सकता है 10 रखने पे आ जाए,
तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इसका लास्ट डिजिट 0 बने, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन के मीनिंग को समझने के लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि अभी इतनी सारी वैल्यूज कौन रखेगा, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक, ऐसे थोड़ी ना रखते जाएंगे। तो इसके लिए अर्थमेटिक थ्योरम ये कहती है कि जो भी नंबर गिवन है उसका आप फैक्टर करो। अगर उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों मिलते हैं, 2 और 5 अगर हैं उसके फैक्टर के अंदर, तभी इसका लास्ट डिजिट 0 बनेगा, अदरवाइज उसके अंदर कोई भी 0 नहीं बनेगा। ये अर्थमेटिक थ्योरम बोलती है, जो हमने पढ़ा 1.1 के अंदर। तो 1.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। अगर इसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब तो इसमें कहीं ना कहीं कोई हो सकता है इसकी कोई किसी ना किसी पावर के अंदर 0 आए, और अगर 5 नहीं है तो उसकी कितनी भी पावर कर लो उसके अंदर 0 नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, इफ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी वैल्यू n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर 4 की पावर n में कहीं ना कहीं 0 बनेगा तो उसमें 5 का डिविजिबल होगा। तो अभी अपन इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और पावर n एज इट इज। तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2n कर दिया, क्योंकि n इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था। Here 5 is not present in the factor of 4 की पावर n। 5 इसके अंदर नहीं है। 5 अगर नहीं है तो so there is no natural number, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा n के लिए जिससे इसका लास्ट डिजिट या एंड डिजिट 0 बने। एग्जांपल सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन के अंदर क्लियर इसने पूछा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, और नंबर क्या है 6 और 20। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और इसने ये भी बोला है कि मेथड आपको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल। तो आप लिखोगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पहले प्राइम फैक्टर ड्रॉ करते हैं। तो प्राइम फैक्टर ड्रॉ अगर हम 6 की करते हैं तो 6 डिवाइड होगा 2 से, 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 1 टाइम्स आएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 बनेगा 2 इंटू 3। इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो मैं 1 1 लिख सकता हूं। ऐसे ही प्राइम फैक्टर 20 का करना है, 2 से डिवाइड दिया, 10 लिखा, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स गया, फिर 5 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 एंड 5 1 टाइम्स आ रहा है तो इसकी पावर 1 कर दिया। तो प्राइम फैक्टर हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ ये कहता है कि पहले तो जो भी आपने प्राइम फैक्टर किया है उसके अंदर ऐसा नंबर देखो जो कॉमन हो। तो कॉमन इसके अंदर देखते हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ के अंदर पहले तो कॉमन पार्ट का हमने 2 लिख दिया। अब जो कॉमन पार्ट है उसकी मिनिमम पावर लिखनी है। तो मिनिमम पावर अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 की पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ बनेगा 2 की पावर 1। मैं रिपीट करता हूं, पहले तो हमको ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन होने के बाद उसकी मिनिमम पावर, ये एचसीएफ बनता है। तो 2 की पावर 1, किसी की पावर 1 होती है तो उसका मतलब 2 होता है। तो एचसीएफ इसका बनेगा, एचसीएफ होगा इसका 2। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का रूल ये है कि आप इसके अंदर जितने भी नंबर आए सबको आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट करके। तो पहले तो एक तो 2 आया, फिर 3 है एंड फिर 5 है, तो मैंने इनको प्रोडक्ट करके लिख लिया। इसके अंदर 2 है, फिर 3 भी है और 5 भी है, इसको लिख लिया। अब इनकी मैक्सिमम पावर, जो भी नंबर आपने लिया है इनकी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। तो 2 की पावर इधर 1 था, इधर 2 था, तो मैं इसको 2 कर देता हूं। मैक्सिमम 2 की पावर 2 है। 3 की पावर इधर 1 है, बस 1 ही है तो इसको 1 ही रखते हैं। 5 की 1 ही पावर है तो इसको 1 ही रखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 is 60. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Find their LCM. अब क्वेश्चन के अंदर दो नंबर दिए 96 और 404, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF भी फाइंड करना है एंड LCM भी फाइंड करना है। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 96, अब 96 के क्या क्या प्राइम फैक्टर बनेंगे? 96 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 4 and 8 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 and 4 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 12 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 लिख सकता हूं। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर एक ही है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1।
ऐसे ही 404 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 404, 2 से डिवाइड करो, 202, अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 101, 101 एस प्राइम नंबर, तो 101 से डिवाइड जाएगा, 101 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, और 101 की पावर 1 टाइम्स। एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब इन दोनों के अंदर कॉमन नंबर देखना है, और जो भी कॉमन नंबर होगा उसका मिनिमम पावर। तो कॉमन इसके अंदर पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, और मिनिमम पावर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 मींस क्या होता है, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो एचसीएफ होगा इसका 4, एचसीएफ इज 4। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले तो जितने भी नंबर होंगे सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इनकी मैक्सिमम पावर, तो 2, एक तो 2 नंबर है, दूसरा 3 नंबर है, फिर 101 है, एक ही बार लिखना है हर नंबर को। अब 2 की पावर मैक्सिमम 5 टाइम्स थी, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, एंड 101 की मैक्सिमम पावर है 1, तो 2 की पावर 5 मींस 32। नहीं आता तो ऐसे कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, तो आएगा 32 इंटू 3 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9696। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज 9696। सॉल्व करते हैं एग्जांपल 4, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक एग्जांपल के अंदर हमें 2 ही डिजिट मिलते थे, लेकिन अब इसने 3 डिजिट करा, और तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन वही करेंगे फैक्टराइजेशन। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 2 से दिया 3 टाइम्स, फिर 3 से किया 1 टाइम्स, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 बनेगा 2 इंटू 3। ऐसे 72 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड जाएगा 36 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, एंड 3 से किया 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 72, 2 की पावर होगी 1 2 3 इंटू 3 की पावर होगी 3 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 120, 2 से डिवाइड कर रहा हूं 60 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया 30 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ मींस ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होना चाहिए। तो इनकी कुछ पावर नहीं है, तो मैं 1 1 लिख लेता हूं। तो पहली बात तो कॉमन आना चाहिए। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, 2 भी कॉमन था और 3 भी कॉमन था। अब इन दोनों की मिनिमम पावर लेनी है एचसीएफ के अंदर। तो मिनिमम पावर यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो मिनिमम पावर होगी इसकी 1। 3 की मिनिमम पावर 1, इधर 2, इधर 1, तो मिनिमम पावर बनेगी 1। तो किसी की पावर 1 होती है तो इसका मतलब वही खुद ही नंबर होता है। तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 एंड 3 की पावर 1 मीन्स 3, तो 2 इंटू 3 6। तो एचसीएफ होगा इसका, इन तीनों नंबर का एचसीएफ होगा 6। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम मीन्स पहले तो सारे नंबर्स होंगे, तो प्रोडक्ट कर देते हैं सारे नंबर्स का। 2 भी है, 3 भी है एंड 5 भी है, और जो भी नंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर। तो 2 की मैक्सिमम पावर इधर 1, इधर 3, ये 3, तो 3 लिख देता हूं मैक्सिमम पावर। 3 की इधर 1, इधर 2, इधर 1, तो मैक्सिमम पावर 2 है, एंड 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। आप करके देख सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 3 की मैक्सिमम पावर 2, इट मीन्स 3 इंटू 3 9, एंड 5 की मैक्सिमम पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर होगा 360। तो एलसीएम ऑफ 6 72 120। आई होप आपको चैप्टर 1.1 का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ।